देखो मैथ, अब क्या है कि मैथ को हम नए अंदाज में देखेंगे, है ना। अगर हम बात करें मैथ में, अगर हम बात करें, ये पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, ठीक है। यानी अध्याय की अगर हम बात करें तो अध्याय क्या है, तो अध्याय 1, ठीक है, अध्याय 1, ठीक है। तो ये इंट्रो है, इंट्रो कहने का मतलब है इसको हम थोड़ा देखेंगे, ठीक है। ज़्यादा लंबा क्लास नहीं होगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट या 30 मिनट चल जाए, ठीक है। तो इंट्रो है, ठीक है। तो समझेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होता है, ठीक है, वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांटते हैं, ठीक है। बाकी ये सब प्रोसेस हम देखेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्या, वास्तविक, यानी पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। अब देखो वास्तविक संख्या क्या होता है, ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या को कितने भाग में बांटते हैं। तो वास्तविक संख्या को 2 भाग में बांटते हैं, एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या, ठीक है। अगर परिमेय संख्या की बात करें, परिमेय संख्या को 2 भाग में बांटते हैं, एक होता है गैर पूर्णांक संख्या और एक होता है पूर्ण संख्या। तो कहने का अर्थ उसी तरह पूर्णांक संख्या को 2 भाग में, एक ऋणात्मक संख्या हो गया, एक पूर्ण संख्या हो गया। फिर पूर्ण संख्या को 2 भाग में बांटते हैं, एक 0 हो गया, सिर्फ 0, और एक प्राकृत संख्या हो गया। तो देखो इसको हम सिंपल से समझते हैं, सिंपल से क्या समझते हैं, तो देखो वास्तविक संख्या, पहले हम समझते हैं वास्तविक संख्या, है ना। तो वास्तविक संख्या की अगर हम बात करते हैं, तो देखो वास्तविक संख्या की अगर हम बात करें तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती है, यानी वास्तविक संख्या वे संख्या होती है जिनमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या सम्मिलित होती है। अब देखो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जिसमें परिमेय संख्या भी सम्मिलित हो और परिमेय संख्या भी सम्मिलित हो, यानी कहने का मतलब है जिसको हम कहने का अर्थ परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होता है ये भी देखेंगे क्या होता है, और परिमेय संख्या क्या होता है ये भी हम समझेंगे। लेकिन पहले हम यहाँ समझ रहे हैं कि वास्तविक संख्या होता क्या है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि वास्तविक संख्या क्या होता है कि वे संख्याएं जिसमें क्या परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें √3 क्या है, अपरिमेय है। अब देखो परिमेय क्या है, 2/5, ये क्या है, परिमेय है। √15 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो ये क्या है, अपरिमेय है। रूट अगर 16 दे दें तो √16 का वर्गमूल निकलेगा 4, तो 4 क्या है, 4 के नीचे कुछ नहीं लिख सकते तो 1 लिख सकते हैं, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो कहने का अर्थ सिंपल था, जिसमें परिमेय संख्या भी हो और अपरिमेय संख्या भी हो, क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया वास्तविक संख्या। दूसरी अगर हम बात करते हैं कि वास्तविक संख्या को हम बड़ी आर से डिनोट करते हैं, यानी वास्तविक संख्या को किससे हम डिनोट करते हैं, तो बड़ी आर से सूचित करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम यहाँ समझते हैं, देखो अब यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। अब हम परिमेय संख्या के बारे में देखते हैं और अपरिमेय संख्या के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं परिमेय संख्या, पहला पॉइंट क्या लेते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो देखो इसका सिंपल सा अगर परिभाषा याद करना है तो देखो ऐसी सभी संख्याएं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी ऐसी सभी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में, P/Q के रूप में अगर किसी भी संख्या को लिख सकते हैं ना, तो वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। अगर इसी को हम सिंपल सा परिभाषा अगर लिखें तो ऐसी पूर्ण संख्याएं जिन्हें हम अनुपात के रूप में, अनुपात कहने का मतलब P/क्या है, P/Q क्या है, अनुपात है, और नीचे यानी ऊपर को हम लोग क्या कहते हैं। तो अब यहाँ पर हम समझते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है कि जिनका हर शून्य ना हो परिमेय संख्या कहलाता है। अब हर क्या है ये भी समझना, तो हर के लिए देखो हम समझते हैं थोड़ा सा। देखो अगर P/Q, तो P जो ऊपर वाला होता है उसको कहते हैं अंश, नीचे वाला को क्या कहते हैं, हर। इंग्लिश में इसको कहते हैं नोमिनेटर, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, P क्या हो जाएगा, नोमिनेटर हो जाएगा, और Q क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो अंश और हर समझ में आ गया, अंश क्या है, हर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पर अभी समझ रहे थे कि ऐसी पूर्ण संख्या जिन्हें हम अनुपात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी P/Q या तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q का मतलब P/Q, यानी इस रूप में लिख सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। अब P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो सिंपल सी बात है P/Q। तो अब बताओ जिसके नीचे अगर मान लो हर, इसको क्या कहते हैं, Q को हर कहते हैं, P को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। अब Q के जगह पर अगर 0 लिख दें, तो 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, तो वो परिमेय संख्या होगा, नहीं होगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि नीचे
यानी नीचे जो हर में जो हमेशा जीरो नहीं होगा। ठीक है, अगर इसी का दूसरा परिभाषा के अकॉर्डिंग देखें तो दूसरा परिभाषा क्या बोल रहा है कि ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, जहां p और q क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। अब यहाँ बात आया पूर्णांक किसे कहते हैं, तो पूर्णांक भी हम बताएंगे पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, पूर्णांक की अगर हम बात करते हैं, देखो पूर्णांक में क्या होता है कि वैसे प्राकृतिक संख्या जिसमें माइनस भी हो, जीरो भी हो और धनात्मक तीनों हो, वही क्या कहलाता है, माइनस, जीरो और धनात्मक, ये तीनों प्रोसेस हो, वो क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। जैसे हम लिखते हैं -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, तो ये तो पूर्णांक हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो पूर्णांक हो गया। तो अब यहाँ q बराबर q इज नॉट, इसका मतलब क्या, बराबर को लिख के देखो, बराबर को लिख के काट दिया, यानी कहने का अर्थ इज नॉट इक्वल टू, यानी कहने का अर्थ बराबर नहीं है, यानी q के बराबर जीरो कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब यही है। तो q इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, साथ ही साथ अब परिमेय संख्या का उदाहरण भी देख लेते हैं। क्या है, q 1/2, ठीक है, 3/2 परिमेय संख्या। अब माइनस में रहेगा तो क्या परिमेय संख्या, माइनस में भी रहेगा तब भी रहेगा, -4/5 लिखो या 5/7 लिखो। अब रूट में है तो रूट 25 है, रूट 25 क्या परिमेय संख्या नहीं है, तो 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, 225 का कितना, 15, तो इसको तो लिख सकते हैं 15/1, 5/1। तो कहने का सिंपल सा ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो ध्यान रखना कि रूट का परिचय हमेशा जो है अपरिमेय संख्या नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि अगर रूट उसका वर्गमूल अगर निकल रहा है, ठीक है, वर्गमूल निकल रहा है तो वो परिमेय संख्या होगा। क्यू हर का यानी क्यू जो है यानी हर का मान जीरो नहीं होना चाहिए, इसमें ध्यान रखना, परिमेय संख्या में हर का मान जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी अंश और हर के बारे में हम बता दिए। अंश यानी ऊपर वाला को अंश या ऊपर वाला को अंश या नोमिनेटर कहते हैं, नीचे वाला को हर या डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, अब नोट की अगर हम बात करें, नोट में क्या दे रखा है कि देखो परिमेय संख्या का दशमलव आवृत्ति शांत होता है। जो परिमेय संख्या होता है, अगर मान लिया जाए परिमेय संख्या लिख दिए 15, देखो 15/2, तो 15/2 परिमेय संख्या, अगर हम इसको कटाते हैं तो 7.5 हो जाएगा। क्या इससे आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा आवृत्ति इसका क्या होता है, शांत होता है। जो पूरी तरह से कट जाए उसको क्या कहते हैं, शांत आवृत्ति कहते हैं। तो परिमेय संख्या हमेशा कैसा आवृत्ति होता है, शांत आवृत्ति होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं अगला अपरिमेय संख्या, तो ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, यानी जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, यानी p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, और q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q हमेशा जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या हमेशा रूट के रूप में होता है। देखो जितना भी रूट के रूप में होगा तो सभी अपरिमेय संख्या नहीं होगा, लेकिन जितना भी अपरिमेय संख्या है वो रूट के ही रूप में होगा। जैसे √5 को हम √2 है तो इसका हम निकालते हैं तो 1.414 समथिंग जाते रहता है, यानी कहानी काटती है, पूरी तरह से कभी कटता नहीं है। ठीक है, तो और दूसरी बात क्या है कि √5 लिखते हैं तो √5 का लिखते हैं 2.2 समथिंग जाते रहता है, यानी इसका कोई भी हल नहीं निकलता। और यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, अशांत आवृत्ति भी कहलाता है। तो ये बात ध्यान में रखना, जो पूरी तरह से नहीं कटेगा वो क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। तो ध्यान रखना है कि अपरिमेय संख्या जो है जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय होता है। अगर मान लिया जाए सिंपल से, अगर हम लिख रहे हैं कि जैसे 5 प्लस √3, तो 5 प्लस √3 अगर लिख दिए तो अगर ये दोनों को जोड़ दिए, ये 5 क्या अपरिमेय है, √3 क्या अपरिमेय है, अगर ये दोनों को अगर हम जोड़ दिए ना तो हमेशा जो बनने वाली संख्या क्या बनेगा, तो 5 प्लस √3 ही बनेगा, और ये हमेशा क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। कहने का अर्थ दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट करने का मतलब है दो अपरिमेय संख्या होगा यहाँ। ठीक है, ध्यान रखना, दो अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे √5 और √2 है, तो अगर ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √10। क्या √10 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो दो अपरिमेय, यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, काट के
इधर लिख देते हैं, ठीक है, साइड में। यानी इसके जगह पर क्या होगा, तो इसके जगह पर होगा अपरिमेय, लिख दें, है ना। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अब देखो, एक से अधिक अपरिमेय संख्या का लघुत्तम परिमेय और अपरिमेय हो सकता है। अब एक से अधिक परिमेय संख्याओं का जो है लघुत्तम, अगर एलसीएम हम निकालते हैं, लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं, तो वो परिमेय भी हो सकता है या अपरिमेय भी हो सकता है, ठीक है। अब दूसरा बात, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय या अपरिमेय दोनों हो सकता है। अब देखो, दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा तो वो परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे दो अपरिमेय संख्या, तो दो अपरिमेय संख्या अगर मान लो √5 गुना √5, दो समान अगर परिमेय संख्या लेंगे ना, तो दो समान परिमेय संख्या हमेशा क्या हो जाएगा, परिमेय बनेगा। और 5 और 2 लेंगे तो क्या बनेगा, अपरिमेय बनेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, तो ये पॉइंट को ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी अगला देखते हैं कि अपरिमेय संख्या का दशमलव आवृत्ति क्या होता है, अशांत होता है। अपरिमेय संख्या का दशमलव आवृत्ति यानी इसका जो दशमलव, अगर कोई भी अपरिमेय संख्या का दशमलव के रूप में व्यक्त करेंगे तो कैसी प्रकृति होगी, अशांत होगा। कैसा होगा, अशांत होगा, शांत नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो अभी हम क्या क्या देख लिए, अब यहाँ चलते हैं, हम किसको किसको देख लिए। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ये देख लिए, है ना। वास्तविक संख्या क्या होता है, ये देख लिए, ठीक है। वास्तविक संख्या के साथ अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या देख लिए, अपरिमेय संख्या देख लिए, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं पूर्णांक, है ना, पूर्णांक और गैर पूर्णांक परिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या तो देख ही लिए, अपरिमेय संख्या हो ही गया, वास्तविक संख्या देख ही लिए, है ना। अब चलते हैं एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम, अभी रुको, एल्गोरिदम नहीं, अब यहाँ पर देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या समझते हैं, ठीक है। अब पूर्णांक संख्या से ही हम चारों पॉइंट समझ लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक पेज क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे पूर्णांक, पूर्णांक हम किसको कहते हैं, तो पूर्णांक की अगर हम बात करते हैं, पूर्णांक किसको कहते हैं, तो देखो, वैसी संख्या, वैसी प्राकृत संख्या, वैसी प्राकृत संख्या जिसमें ऋणात्मक और जीरो, बोले तो जीरो भी शामिल हो पूर्णांक कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल क्या लिख देंगे, यानी कि यानी इन्फिनेटिव हो जाएगा डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0, है ना, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनेटिव। ये क्या कहलाया, पूर्णांक। अब यहाँ पर प्राकृत संख्या देखे हैं, प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या के बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि लिखे हुए नहीं है। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृत संख्या के बारे में भी लिख देते हैं, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल इसका भी लिख देते हैं, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 1 2 3। गिनती की संख्या किसको कहते हैं, ये सब समझाने का ज़रूरत है, ये सब कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई समझाना है ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया गिनती की संख्या, क्या कहलाया, प्राकृत संख्या कहलाता है, ठीक है। अब ये पूर्णांक हो गया। अब पूर्णांक में देखो, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज क्रिएट करते हैं, इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल क्या था, तो इन्फिनेटिव था, ठीक है, और डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनेटिव। अब देखो ये क्या है, तो अगर हम यहाँ पर देखो, ये वाला
यानी माइनस, यानी यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। ये क्या कहलाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, ये क्या हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक। ये क्या है, तो ये वाला तो समझ में आ ही रहा है क्या है, 0 है। और ये क्या है, तो धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक को और हम क्या कह सकते हैं, तो धनात्मक पूर्णांक बोलो या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्राकृत संख्या। क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या क्या चीज हो गया। तो ऋणात्मक संख्या हो गया, ठीक है। अब प्राकृत संख्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, तो पूर्ण संख्या भी इसी में समझ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिख भी देते हैं, पूर्ण संख्या नीचे लिख देते हैं, लेकिन यहीं पर देख लेते हैं पूर्ण संख्या क्या है। अगर हम कलर चेंज करते हैं, 0 से कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक लेते हैं, तो ये प्रक्रिया, ये वाला क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वैसी प्राकृत संख्या जिसमें 0 शामिल हो पूर्ण संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल अगर बात करेंगे तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हो गया पूर्ण संख्या। बाकी सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अगर दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, चलते हैं आगे, है ना। आगे क्या है, तो अगर आगे की अगर हम बात करें तो आगे क्या है, एल्गोरिज्म। एल्गोरिज्म क्या है, प्रेमिका और लेमा क्या है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या है, तो ये सब बारे में हम देखते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो देखो एल्गोरिज्म क्या है, तो गणित या संगणन या अन्य विद्याओं में किसी कार्य को करने के लिए आवश्यक चरणों का समूह जो होता है कलन या एल्गोरिज्म कहलाता है। यानी कहने का एल्गोरिज्म कोई खास नहीं है, यानी कोई भी प्रक्रिया को अगर चरणबद्ध तरीके से किया जाए, यानी नियमानुसार अगर किया जाए। अगर मान लिया जाए सिंपल सा 10 से अगर हमको आना है 1 पर, तो 10 से आना है 1 पर तो हमको क्या आना पड़ेगा, 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, इस तरह से आना पड़ेगा। ये चरणबद्ध जो प्रक्रिया होती है यही क्या कहलाता है, एल्गोरिज्म कहलाता है। ठीक है, यही प्रक्रिया होती है। अगर हमको मान लिया जाए हमको जाना है 5 से 10 जाना है, तो 5 से 10 जाने के लिए क्या 5वां से सीधे हम 10वां में चल जाएंगे, नहीं ना जाएंगे। 5वां पास करेंगे फिर 6ठा जाएंगे, 6ठा से क्या 7वां जाएंगे, 7वां पास करेंगे 8वां जाएंगे, 8वां पास करेंगे 9वां, 9वां पास करेंगे तब 10वां में जाएंगे। तो कहने का अर्थ ये 10th तक आने की प्रक्रिया। तो ये जो कहने का अर्थ ये क्रमबद्ध जो नियम चलता है ना, यानी चरणों का जो समूह है, यानी चरणबद्ध जो नियम चलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एल्गोरिज्म या कलन विधि कहते हैं। ठीक है, अब देखो प्रमेयिका या लेमा क्या होता है, तो गणित में प्रेमिका या लेमा ऐसे कथन को कहते हैं जो सिद्ध किया जा सकता है, यानी कहने का अर्थ जिसको हम आसानी से सिद्ध कर सकते हैं उसको हम प्रेमिका कहते हैं, यानी थ्योरम या लेमा कहते हैं। ठीक है, प्रेमिका एंड बड़े परिणामों को सिद्धि के लिए सीढ़ी का कार्य करती है। अब देखो इसमें क्या है, बड़े बड़े परिणाम होता है ना, बहुत बड़ा बड़ा अंक डिजिट दिया रहता है, उसको जो है सिद्ध करने के लिए सबसे जो आसान तरीका होता है ना, यही क्या कहलाता है, लेमा कहलाता है। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा। समझ में कब आएगा, जब हम इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, ये भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं ना, जैसे अगर सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर मान लो हम यहाँ समझते हैं कि
एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक लेते हैं 56 और एक लेते हैं 9। ठीक है, अब ये दोनों का HCF अगर निकालते हैं, HCF निकालते हैं कैसे निकालते हैं, बचपन में हम सीखे थे भाग विधि द्वारा। भाग विधि एक गुणनखंड विधि, तो भाग विधि से हम यहाँ करके देखते हैं क्योंकि इसी से हम समझ सकते हैं। तो 9 6 54 है ना, बचा कितना 2। अगर इन 9 को यहाँ लिखते हैं ना, 9 2 चौके 8, अब कितना बचा 1, और 1 को फिर यहाँ लिखेंगे 2, तो ये क्या हो गया 2, यानी 2 बार में लग जाएगा। तो ये मेरा क्या, ये वाला जो 1 लिखा निकला, क्या निकला, मोसो निकला। तो कहने का अर्थ है ये जो प्रक्रिया होता है ना, इसको आसानी से हम सिद्ध करने, अब देखो बताओ इस सही है कि गलत है, ठीक है, या इसी को हम जो है एल्गोरिथम यानी प्रमेयिका या लेमा विधि द्वारा भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वही हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, लेमा यानी गणित या प्रेमिका को ऐसे कथन कहते हैं जो सिद्ध किया जा सकता है, यानी सिद्ध किया जा सकता है, जिसको आसानी से हम सिद्ध कर सकते हैं। प्रेमिका या इन बड़े परिणामों को सिद्धि के लिए सीढ़ी का कार्य करता है, यानी बड़े परिणाम को अगर सिद्ध करना तो वो सीढ़ी की कार्य करता है। ठीक है, तो ये प्रेमिका या लेमा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या है, तो ये यूक्लिड विभाजन प्रेमिका हमें यह बताती है कि अगर हमारे पास दो धनात्मक पूर्ण संख्या a और b है तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या भी संभव है जो a बराबर, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब a बराबर बी क्यू प्लस आर बराबर, देखो इसी को हम एक फार्मूला याद करते हैं ना, भाज्य बराबर क्या, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ठीक है, तो ये देखो r बराबर क्या है, शेषफल है, q बराबर क्या है, तो q बराबर भागफल है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है कि r छोटा होगा b से, अब बराबर होगा है ना 0 के, है ना, तो यानी r 0 से बड़ा होगा और b से छोटा यानी भाजक से छोटा होगा। ये बात 0 के बराबर भी हो सकता है और बड़ा छोटा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, तो ये वाला फार्मूला याद रखना, a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको हम आगे हम सिद्ध करने, तो यहाँ पर देखो किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक के बीच अद्वितीय पूर्णांक q और z r प्राप्त होता है, जो फार्मूला क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी r जो है 0 के बराबर या r से छोटा हो सकता है और r जो है b से छोटा हो सकता है। ठीक है, या b जो है r से बड़ा हो सकता है, अर्थात q यहाँ पर क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ये फार्मूला ध्यान में रखना है। इसी पर है ना, इसी पर जो है अगला क्वेश्चन है, तो देखो यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों का मौसम ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम कल देख लेंगे। ठीक है, कोशिश करना अगर बन जाए तो बन जाए, ठीक है, और नहीं बनेगा तो फिर इसको हम कल देखेंगे। इसके साथ जो है कल 1 का ए एक्सरसाइज 1 का ए कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 है, 2 के साथ एक्सरसाइज 1 का ये पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं क्योंकि ये छोटा क्लास ही रखते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा समझने का था। ठीक है, तो ये पहले ये ज़रूरी है, परमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, ये सब ज़रूरी है, इसलिए हम इसको एक ही क्लास में यहीं तक रखते हैं। ठीक है, प्रेमिका क्या है, लेमा क्या है, यूक्लिड विभाजन क्या है, विभाजन का प्रोसेस क्या है, तो ये सब हम अगर नहीं समझ में आए तो इसको और आगे डिटेल से कल हम समझाएंगे। जब देखो क्या है कि अगर मान लिया जाए समझाने से नहीं समझ, जब बनाएगा, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा तो जो थोड़ा मोड़ा समझ में नहीं आ रहा वो भी समझ में आने लगेगा। ठीक है, और आज यहाँ यहीं तक क्लास रखते हैं। जय हिंद।